दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से मानवी ने रोहित को अपना बॉडीगार्ड पास रखने से मना कर दिया था। लेकिन जब जब रोहित ने उसके सामने अपने साहस और वीरता का परिचय दिया, तो उसके इस अदम्य साहस को देखते हुए मानवी ने उसको आखिरी चेतावनी के साथ कहा कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसको उसका पूरा साथ हमेशा देना पड़ेगा। इस बात को रोहित ने भी बड़े ही अच्छे तरीके से मान लिया था और अभिवादन करते हुए उसने मानवी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उसके बाद मिस्टर बलदेव शेखावत और हाई ने सेकंड प्रिंस के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी। अब आगे दोस्तों, सुपर वुमन मानवी के एपिसोड नंबर 5वें में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी शाम को 7 बजे कहानी आती है सीक्रेट घर जमाई, और शाम को 6 बजे हमारी कहानी आती है लव हैकर। आप लोगों ने अगर वो कहानी नहीं सुनी है तो उन कहानियों को भी सुने। और कुछ ही दिनों में हम अपनी पुरानी कहानी बेमानी मोहब्बत को भी शुरू करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम और भी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा वक्त न लगाते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 5, सुपर वुमन मानवी। शुरू करते हैं कहानी। तभी निशांत ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरी अभिव्यक्ति थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। बलदेव ने चुपचाप घुटनों के बल बैठकर रोहित की तरफ मुड़े हुए कहा, रोहित, जाओ और पहले अपना इलाज करवा लो। रोहित ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी हाइनेस। ये कहने के बाद वो उठकर बाहर चला गया। उसके पैर से निकल रहे खून का धब्बा अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी निशांत ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, बलदेव शेखावत, मैं भी अब चलता हूं। बलदेव ने थके हुए स्वर में कहा, मेरी अनुपस्थिति के लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आज आपको बाहर तक छोड़ने नहीं जा सकता हूं। हालांकि मामला तो सुलझ गया था, लेकिन वो फिर भी असहज महसूस कर रहा था। दोनों लड़कियां उसकी प्यारी प्यारी पोतियां थी। दोनों ही शेखावत परिवार के भविष्य के लिए आशा थी। लेकिन उनके बीच ये बहुत जबरदस्त आज फाइट हुई थी। यदि वे इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए तो आगे चलकर और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती थी। उसने गंभीर रूप से भौहें चढ़ाई। यह मामला उसके दिल पर अब भारी पड़ रहा था। स्थिति अभी तक उनकी मां अभिलाषा को भी बताई नहीं गई थी। अगर अभिलाषा को यह बात पता चल गई तो उसके लिए और भी ज्यादा सिरदर्द हो जाएगा। वहीं निशांत ने बलदेव से विदाई ली और फिर रोहित के साथ वहां से चला गया। मेडिकल में जाने के बाद रोहित की जांघ की चोटें लगभग ठीक हो गई थी और वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वहीं आधी रात को निशांत की गाड़ी फिर से सुनसान गली में जाकर रुक गई। निशांत ने धीमी आवाज में कहा, क्या आज रात तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं हो? लेकिन वहां बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। काफी देर बाद एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उस पल मुझे ऐसा लगा था जैसे उसने मेरा दिल मेरे सीने से निकाल दिया हो। ये कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था। निशांत शांत हो गया। उसकी भावनाएं बेहद उलझी हुई थी। सिर्फ रोहित ही नहीं, वो भी उस पल के लिए खो गया था। इस रात मानवी सूरज से भी ज्यादा तेज चमकदार लग रही थी। तभी रोहित ने शांतिपूर्वक गंभीरता से कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वो निश्चित रूप से पहले वाली मानवी नहीं है। पहले वाली मानवी का स्वभाव बिल्कुल अलग था और ये वाली मानवी बिल्कुल अलग है। निशांत ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। रोहित ने फिर धीरे से कहा, देखते हैं देखते हैं कि वो मेरी प्रतिज्ञा के योग्य है या भी नहीं। रोहित की आंखों में एक अनजानी सी चमक उठ गई थी। उसके बाद सुनने के बाद
निशांत कुछ देर के लिए तो चुप रहा, फिर अंततः उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें वापस जाकर ठीक से आराम करना चाहिए। निशांत स्पष्ट रूप से रोहित की चोट के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन रोहित ने लापरवाही से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। निशांत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं संदेह से बचने के लिए वापस जा रहा हूं। यह कहते हुए वो वहां से निकल गया। रात खामोश थी। वहां मानवी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके और मोहिनी के बीच कितना बड़ा अंतर था। अगर मोहिनी को फाइटिंग का कोई वास्तविक अनुभव न होता तो शायद वो पहले ही मर चुकी होती, लेकिन इसी वजह से अब उसे रोहित की वफादारी हासिल हो गई थी। मानवी ने ठंडे स्वर में हुंफ किया। उसने बलदेव के सामने रोहित पर सिर्फ क्षणिक गुस्से के कारण इतना दबाव नहीं डाला था। वो इस समय बहुत कमजोर थी। उसे एक वफादार इंसान की जरूरत थी जो पूरी ताकत से उसकी रक्षा कर सके, और रोहित इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। पावर केवल स्वयं से ही आ सकती थी। अधिकार पावर पर अधिकार होता है। मानवी अपने बिस्तर पर पलटी। अपने उसने पैर मोड़े और फिर ध्यान की अवस्था में चली गई। इसी समय उसकी खिड़की पर हल्के सी दस्तक हुई। मानवी ने धीरे से आंखें खोली। वो ये देखना चाहती थी कि कौन था जिसने इस समय खिड़की पर दस्तक दी थी। दरवाजे से अंदर आने के बजाय मानवी बिस्तर से उठी और उसने खिड़की खोल दी। खिड़की पर एक आदमी लबादा पहने, चेहरा ढक कर खड़ा हुआ था। लेकिन मानवी मुस्कुराई क्योंकि वह जादूगर शंकर था। मानवी ने शंकर को अंदर आने का रास्ता देते हुए एक तरफ हटते हुए कहा, मास्टर, क्या बात है, आप इतनी देर रात किस लिए आए हैं? वो जानती थी कि अगर शंकर इतनी देर रात को आया था तो वो भी खिड़की से तो जरूर बहुत जरूरी बात होगी। अंदर आने के बाद शंकर ने अपना लबादा हटाया और अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, मानवी, मैंने आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ सुन लिया है। उसका मूल रूप से भावशून्य चेहरा गंभीर चिंता से भरा हुआ था। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं मास्टर, आप देख ही सकते हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूं। यह कहते हुए उसने उसे आश्वस्त करने के लिए कंधे उचका दिए। तभी शंकर ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शंकर का चेहरा बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पूरी बात का पता था। यह सच था कि अगर मानवी ने मोहिनी को यह सोचने के लिए नहीं उकसाया होता कि बलदेव आ गया है तो वो शायद पहले ही उसे मार देती। चाहे मोहिनी को कितनी भी सजा दी जाए, फिर भी स्थिति का बदलना संभव था नहीं। मानवी ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैंने पहले ही कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा जीवित रहूंगी। तभी शंकर ने अपने लबादे से एक स्क्रॉल निकाला और मानवी को देते हुए कहा, लो, इसे रख लो। किसी मुश्किल स्थिति में ही इसे फाड़ देना। ये मेरे घर के एक गुप्त कमरे में रखा है। यह बहुत ही गुप्त और सुरक्षित जगह है। मानवी ने स्क्रॉल को अनिश्चितता से देखा, क्योंकि शंकर ने जो कहा था उसे ऐसा लग रहा था कि यह एक स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था। मानवी ने स्क्रॉल लिया और वो चौंक गई। उसने इस उपकरण को इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी की मैजिक डिवाइस हैंडबुक में देखा हुआ था, इसलिए उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वस्तु अमूल्य थी, क्योंकि इसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। इसका मतलब था कि आपके पास एक अतिरिक्त जीवन भी है। इसलिए इन स्क्रॉल के मालिक इसे इतनी आसानी से किसी को देते भी नहीं थे। शंकर के पास अभी तक ऐसा कीमती उपकरण बनाने की जादुई पावर थी भी नहीं, इसलिए उसने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की होगी।
लेकिन उसने इसे मानवी को इतनी आसानी से दे दिया था। यह बात मानवी के लिए दिल को छू गई थी। मानवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मास्टर, ये बहुत कीमती है। इसे खतरे के समय के लिए अपने पास रखिए आप। ये कहते हुए उसने स्क्रोल तुरंत शंकर को लौटा दिया। लेकिन शंकर ने जिद पर अड़ते हुए कहा, मानवी, मेरी बात सुनो, इसे रख लो। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। बस इसे मेरी तरफ एक आभार समझकर स्वीकार कर लो। मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर। मानवी बहुत भावुक हो गई थी। शंकर को जब पता चला कि वो खतरे में है, तो उन्होंने इसे इतना कीमती तोहफा दे दिया। मानवी ने मन ही मन कसम खाई कि वो इस कृतज्ञता के प्रतीक को कभी नहीं भूलेगी। शंकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे देर हो रही है और मुझे जाना पड़ेगा। तुम थोड़ा आराम कर लो। जब तुम्हारे पास समय होगा तो मैं तुम्हें और जादू सिखाऊंगा। सिर्फ फायर कवच सीखना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हें अभी और बहुत कुछ सीखना है। ये वाक्य पूरा करते ही शंकर ने अपना लबादा पहना और खिड़की से बाहर गायब हो गया। वहीं मानवी ने कीमती स्क्रॉल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, जिससे उसमें गर्माहट भर गई। मानवी और मोहिनी के बीच के झगड़े की जानकारी सिर्फ बलदेव, निशांत, रोहित और बलदेव के कुछ भरोसेमंद अनुचरों को ही थी। किसी और को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए जब मोहिनी लगातार कई दिनों तक इंस्टीट्यूट में नहीं आई, तो कुछ स्टूडेंट्स मानवी से उसके बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी मानवी ने आखिरकार एहसास हुआ कि मोहिनी न सिर्फ उन कुलीन लड़कियों का आकर्षण केंद्र थी, बल्कि कई कुलीन युवकों के सपनों की लाइफ पार्टनर भी थी। हालांकि मोहिनी सिर्फ 12 साल की थी, यानी उसके बालिग होने में अभी 4 साल और बाकी थे। फिर भी वो पहले से ही बहुत आकर्षक थी। उसका बैकग्राउंड और परिवार की बात तो छोड़िए, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल भी उसे बहुत प्यार करते थे। इतने मजबूत समर्थन के साथ वो ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर पाती। क्लास के बाद मानवी इंस्टीट्यूट की झील के किनारे बेंच पर अकेली बैठी क्लास में मास्टर द्वारा सिखाई गई जानकारी को आत्मसात कर रही थी। कुछ ही दूर पर कई कुलीन लड़के लड़कियां उसी की तरफ ही देख रहे थे। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने आखिरकार अपना फैसला ले लिया है और वो लोग सभी एक साथ मानवी की तरफ चल पड़े। कुलीन लड़कियां आगे आगे चल रही थी, जबकि लड़के डरकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मानो मानवी उन्हें कच्चा और पूरा निगल जाएगी। एक कुलीन लड़की जो मोहिनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसने अपनी नफरत दबाते हुए धीमी आवाज में मोहिनी मानवी से पूछा, मानवी, इतने दिनों मोहिनी इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं आ रही है? लोगों का एक छोटा सा ग्रुप वहां से उसके सामने खड़ा था। उनकी आंखें नफरत और घृणा से भरी थी और वे उसे छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मानवी उठी और उसने युवाओं के ग्रुप को ठंडेपन से देखा। वो उनसे कुछ लेना देना नहीं चाहती थी। मानवी उनके इरादे साफ जानती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहिनी के लिए ये सब लोग उससे कभी बात नहीं करते। उन स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उसकी आंखों में ठंडी नजर देखी और वो एकदम से तुरंत घबरा गए। मानवी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। ये कहते हुए उस ग्रुप को इग्नोर करते हुए जाने के लिए मुड़ी। अभी वो दिन भर की सीख को आत्मसात करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढना चाहती थी, न कि इन मूर्ख लोगों को जवाब देने के में समय बर्बाद करना चाहती थी। आखिरकार ग्रुप का सबसे आवेगशील लड़का खुद को रोक नहीं पाया और उसने नफरत भरी आवाज में कहा, ये कैसा रवैया है आपका? तुम्हें नहीं पता तुम तो मोहिनी की बड़ी बहन हो? तुम्हें कैसे नहीं पता कि मोहिनी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ रही है? मोहिनी कई दिनों से दिखाई नहीं दी थी। मोहिनी के सबसे वफादार प्रशंसकों में से एक होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। मानवी ने उनकी चीखों का कोई जवाब फिर भी नहीं दिया। अपने रास्ते पर
चलती रही। इन घमंडी और मूर्ख रईसों से बात करना समय की बर्बादी ही थी। तभी आखिरकार उस आवेग रईसी ने एक कुछ घटिया शब्दों का चुनाव किया और रूखेपन से बोला, बस करो, तुम ये कैसा बिहेव कर रही हो, लड़कों के पीछे भागने वाली बेवकूफ। उस लड़के के बगल में खड़ लड़की ने उस आदमी को घूर कर देखा जिसने अभी अभी ये बात की थी। जाहिर है अगर वो सच बोल रहा था तो भी ये बहुत असभ्य था। वही उसकी बात सुनकर मानवी ने थोड़ा पीछे मुड़कर और उदासीनता से उसकी तरफ देखा। उसकी इस उदासीनता भरी नजर ने उन्हें एक ऐसी ठंडक का एहसास करा दिया मानो वे किसी बर्फ खाने में आ गए हों। उस तरह की बर्फीली ठंडक थी उनकी हड्डियों में, उनकी आत्मा में वो चुभ गई थी। उनके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। एक ऐसी नजर थी बिना किसी भाव के, बस ठंडक, क्रूरता और खून की प्यासी। वो छोटी सी भीड़ बस वहीं पर खड़ी रही, स्तब्ध। उनके दिमाग पूरी तरह से खाली हो गए थे। इसके बाद मानवी ने अपना सिर वापस घुमाया और चलना शुरू कर दिया, जिससे लोग इतने स्तब्ध रह गए थे कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जब मानवी उनकी नजरों से ओझल हो गई तब जाकर सभी स्टूडेंट्स को होश आ गया था। जो लड़का पहले असभ्य था उसने घबरा कर अपना मुंह खोलते हुए कहा, कौन? वो वो कौन थी? भीड़ चुपचाप रही। वो निश्चित रूप से कुख्यात लड़कों के पीछे भागने वाली मानवी थी, लेकिन वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी। वो इतनी निर्दयी और इतनी डरावनी कैसे हो सकती थी? 1 महीने तक मोहिनी इंस्टीट्यूट नहीं आई और 1 महीने बाद गर्मी की छुट्टियों के कारण इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया। 1 महीने के दौरान शंकर ये जानकर हैरान रह गया था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मानवी में कितना सुधार हुआ है। मानवी हमेशा उसके लिए कोई ना कोई सरप्राइज लेकर ही आती थी। तभी शंकर ने मानवी को अपनी 5 उंगलियों पर 5 आग के गोले से खेलते हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानवी, 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में तुम क्या करने का प्लान बना रही हो? इतने सारे आग के गोले को एक साथ इतनी सटीकता से कंट्रोल करना अगर कोई और करता तो उसे बहुत आश्चर्य होता, लेकिन मानवी के लिए कोई अजीब बात नहीं थी। सिर्फ 1 महीने में ही मानवी ने उसे ढेरों सरप्राइज दे दिए थे। मानवी ने अपने हाथ में रखे आग के गोले बुझाते हुए कहा, मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ खो रही हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो है क्या। वो थोड़ी परेशान थी। उसकी ये बात सुनकर शंकर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उतार मत दिखाओ मानवी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम इतने थोड़े समय में सब कुछ नहीं सीख सकती। याद रखना, तुम्हें कभी भी अधीर नहीं बनना चाहिए। शंकर ने मानवी को गलत समझ लिया था। सोचा कि वो मानवी और सीखना चाहती है। मानवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मास्टर, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। मैंने हमेशा मास्टर की बात अपने दिल में रखी है। जादू सीखना एक धीमी प्रक्रिया है और आप अधीर भी नहीं हो सकते। उसकी बात सुनकर शंकर कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, तो फिर तुम किस बारे में बात कर रही हो मानवी? मानवी ने थोड़ा परेशान होते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं है, बस कभी कभार ऐसा लगता है मैंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। उसकी बात सुनकर शंकर ने भौहें चढ़ाकर सोचा। इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के बाद मानवी का दोबारा टेस्ट नहीं हुआ। लगता है वो किसी सफलता की कगार पर है। तभी मानवी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि जादू बहुत सरल और साधारण है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। शंकर ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद शायद। मानवी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मास्टर? वो पूरी तरह से उलझन में थी। शंकर ने धीरे से कहा, हो सकता है तुम्हारी मानसिक पावर
उस रहस्य की स्टडी करने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग हो। शंकर अभी भी मानवी के साथ उस रहस्य के बारे में बात करने से हिचकिचा रहा था। रहस्य को स्टडी करना खतरनाक था, क्योंकि यदि आपकी मानसिक पावर पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थी तो केवल दो परिणाम होंगे, धीरे धीरे मरना या फिर जल्दी मर जाना। मानवी को यह थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने धीरे से कहा, मास्टर, वो रहस्य क्या है? शंकर ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, ओ तो तुम जानना चाहते हो कि हर जादू के अपने रूप होते हैं। जादूगर हो या फाइटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सारे हमले सतही होते हैं। जादू में जितना लंबा मंत्र होगा, जादू उतना ही पावरफुल होगा। ऐसे समय में जादूगर की रक्षा के लिए एक फाइटर की जरूरत होती है। बेशक फाइटर्स की फाइटिंग तकनीक में भी कई रूप होते हैं, लेकिन एक ऐसा हमला भी होता है जो अदृश्य होता है और जिससे नफरत करना और उससे बचाव करना बहुत मुश्किल भी होता है। मानवी ने उसकी बात में और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए कहा, क्या सचमुच मास्टर? शंकर ने सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, हाँ ये सही है, लेकिन सीखने का रिस्क भी अधिक है। मानवी ने पूछा, मास्टर, आखिर ये है क्या? शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखते हुए एक जादू की छड़ी निकाली और उसे हल्के से हवा में लहराया। उसकी छड़ी घूमते ही एक हल्का नीला घेरा लहराकर पूरे कमरे में फैल गया। मानवी जानती थी कि इस जादुई होड़ ने पूरे कमरे को सीक्रेट बना दिया है, ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन सके। ये सब खत्म करने के बाद शंकर ने अपनी छड़ी रख दी और धीमी आवाज में कहा, मानसिक हमला। मानवी उसकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने हैरान होते हुए शब्दों को दोहराया, मानसिक हमला? मास्टर, ये क्या होता है? शंकर ने गंभीरता से कहा, किसी व्यक्ति के दिमाग पर सीधे अटैक करने का एक ठोस रूप नहीं है, न ही पहले से पता लगाने का कोई तरीका है। फिर उसने रुकते हुए थोड़ा आगे कहा, बेशक ये उन लोगों को प्रभावित नहीं करता जो वास्तव में पावरफुल हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत प्रभावी होते हैं। शंकर ने उसको समझाते हुए आगे कहा, देखो, सबसे बुरे मामलों में ये किसी को भी सीधे सब्जी में बदल सकता है। सबसे अच्छे मामलों में उपयोगकर्ता जादू द्वारा निगल लिया जा सकता है और गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। बेशक इस तरह के आर्केनम को बहुत से लोग तुच्छ समझते हैं, क्योंकि वे इस जादू को समझ नहीं सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर इससे बचाव भी नहीं कर सकते। इसीलिए मानवीय के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर गई। उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं समझ गई मास्टर। इंसान हमेशा बेकाबू बाहरी चीजों से डरते हैं, फिर वे उन्हें पूरी ताकत से नष्ट करने की कोशिश भी करते हैं, है ना? इस बार शंकर हक्का बक्का रह गया था। 13 साल की ये छोटी सी बच्ची इतनी गहरी बातें कैसे कर सकती थी? तभी मानवी ने आगे कहा, मास्टर, मैं ऐसा रहस्य कैसे सीख पाऊंगी? कृपया मुझे बताइए ना मास्टर। मानवी की आंखें उत्साह और चुनौती से भरी हुई थी। शंकर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अब वो मानवी को बच्ची नहीं बल्कि एक बालिग समझता था। उसने उसे समझाते हुए कहा, मेरा एक दोस्त था जिसने आर्केनम सीखा था, लेकिन बदकिस्मती से उसे उसका सार समझ नहीं आया। ये कहते हुए शंकर का चेहरा भारी हो गया। उसका भारी चेहरा देखकर मानवी ने अपराध बोध से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना मास्टर, आपको इतनी दिल दुखाने वाली बात याद दिलाने के लिए। उसकी बात सुनकर शंकर ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और कहा, नहीं मानवी, मैंने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसने आर्कनम को अपने गुप्त कमरे में छिपा दिया था, जहां वो एकांत में रहता था, और वो चाहता था कि मैं किसी दिन उसे ले आऊं, लेकिन मैं उसे कभी छूना नहीं चाहता था। मानवी ने कुछ नहीं किया। वो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। शंकर ने मानवी से गंभीर स्वर में आगे कहा,
मैं तुम्हें उसके एकांत आश्रय का नक्शा दूंगा। वो गेल गोर्ज के ठीक बीचों बीच है। तुम गर्मियों की छुट्टी में वहां जाकर अपने कौशल विकसित करो। असल जिंदगी की लड़ाइयां हमेशा सिद्धांतों पर भारी पड़ती है। गेल गोर्ज के मुहाने पर मौजूद सभी जादुई जानवर बहुत लो लेवल के हैं, और तुम्हारे साथ रोहित भी तो है। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन याद रखना, गेल गोर्ज के बहुत अंदर मत जाना। तुम्हें मेरे साथ ये वादा करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें नक्शा दूंगा। उसकी बात सुनकर मानवी बहुत भावुक हो गई थी। वो जानती थी कि शंकर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो उसके लिए चिंतित था। मानवी के सिर हिलाने से और शंकर से गंभीरता पूर्वक वादा करने के बाद उसने अपनी छाती से एक नक्शा निकालकर मानवी को दे दिया। शंकर ने फिर से उसको एक चेतावनी देते हुए कहा, मानवी, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जब तुम किसी ऐसी खतरनाक स्थिति में पड़ो जिसका सामना तुम नहीं कर पाओ, तो रोहित को अपनी ढाल बना लेना और तुरंत स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करना। ठीक है ना? हालांकि वो ये नहीं मानता था कि मानवी उसकी स्टूडेंट है, फिर भी वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वो उसकी एकमात्र ही स्टूडेंट हो। मानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, मास्टर, चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से सुरक्षित वापस आ जाऊंगी। शंकर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। वहीं जब मानवी ने गर्मियों की छुट्टियों में गैल गोर्ज जाकर ट्रेनिंग लेने के बारे में बलदेव शेखावत को बताया, तो बलदेव बहुत खुश हुआ। शेखावत परिवार में बच्चे को ज्यादा कोई लाड़ प्यार से नहीं पाला जाता था, इसलिए सभी उसको जाने देने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें से सिर्फ अभिलाषा ही सचमुच चिंतित थी, इसलिए बलदेव को उसे मनाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। मानवी के दोनों बड़े भाई अभी भी घर पर नहीं थे। मानवी का एक भाई अभी भी अपने वंश में था, दूसरा शाही महल के ग्रिफिन दस्ते का कप्तान था। उसके पिता सीमांत पर सेक्ट से छुटकारा पा रहे थे। बिना किसी समारोह के बलदेव ने मानवी को पर्याप्त धनराशि दी और उसे तथा रोहित को उनके गाड़ी में सवार करके विदा कर दिया। इस प्रकार सब कुछ सीक्रेट रखा गया था। तो इस ताजगी भरी सुबह में दोनों के दोनों घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि शहर के दरवाजे के ठीक बाहर मानवी की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो जाएगी जो जिंदगी भर उस पर एक गहरा असर डालेगा। सुबह सुबह राजधानी दिल्ली बिल्कुल शांत नहीं थी। शहर के गार्ड्स गश्त कर रहे थे। व्यापारी अपने दुकानों को व्यापार के लिए तैयार करने में लगे हुए थे। शहर के पश्चिमी एंट्री गेट पर ज्यादा शोर था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग का हेड ऑफिस था। यह निडर और साहसी लोगों के लिए स्वर्ग था। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर पहले से ही घोड़े और गाड़ियों का भारी आवागमन भी था। सड़क के किनारे तरह तरह की दुकानें लगी थी, जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के सामान खरीद कर उनको बेच रही थी। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में सबसे बड़ा नीलामी घर और दाम बाजार भी था, इसलिए निश्चित रूप से यह शहर का सबसे जीवंत हिस्सा था। स्वाभाविक रूप से भीड़ में कई पावरफुल लोग भी छिपे हुए रहते थे। रोहित ने मानवी को अंडरवर्ल्ड ग्रुप की तरफ जाते हुए देखकर उलझन में पूछा, मिस, आप उधर क्यों जा रही हैं? मानवी ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, मैं अंडरवर्ल्ड गैंग में अपना नाम रजिस्टर कराने जा रही हूँ। मानवी ने उसको ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा बनकर इंसान अपने लेवल के हिसाब से काम पूरे कर सकता था और बदले में अच्छे सिक्के भी प्राप्त कर सकता था। एक जादूगर के रूप में जादुई सामान हमेशा असाधारण रूप से महंगा भी होता था और उसकी सामग्रियां तो और भी दुर्लभ होती थी। सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा था, इसका मतलब यह नहीं था कि आप किसी भी जादू की दुकान पर जाकर अपनी मनचाही सामग्री ले सकते थे। अंडरवर्ल्ड के लोग जिन जादुई सामग्रियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, उनकी नीलामी घर में नीलामी होती थी। स्वाभाविक रूप से उनकी कीमतें
चार्ट से भी बाहर की होती थी। मानवी इन महंगी सामग्रियों को खरीदने के लिए घर से पैसा नहीं मंगाना चाहती थी। रोहित ने मानवी के उदासीन चेहरे को देखा और बात करना बंद कर दिया। अंडरवर्ल्ड गैंग में नाम रजिस्टर करवाने के लिए उनके हेड ऑफिस की तरफ उसके साथ चल दिया। मानवी चुपचाप अंडरवर्ल्ड गिल्ड के दालान में घुस गई। उसने दीवार पर लगी कामों की लिस्ट देखी। कामों को लेकर आम औषधीय जड़ी बूटी ढूंढने और दुर्जय जादुई जानवर को मारने तक कामों के हार्ड लेवल एफ से ए तक थे। लेवल एस और डबल एस उसे भी ऊंचे होते थे। वो वहां लिखे थे, लेकिन लिस्ट में सबसे ज्यादा हार्ड लेवल ट्रिपल एस खाली था। अब तक उसके पास सबसे हार्ड मिशन कभी नहीं आया था। दालान में सभी वर्गों के अंडरवर्ल्ड मेंबर्स अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा भी कर रहे थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में मानवी कुछ नहीं जानती थी। दिल टूटने वाली घास ढूंढ रही थी। एफ क्लास के सबसे निचले हिस्से लेवल का काम। ये जड़ी बूटी गेलगोल्स के एंट्री गेट के बाहर उगती थी। नए मेंबर ही इस प्रकार का काम स्वीकार करते हैं। खैर, 100 स्वर्ण मुद्राएं कुछ न होने से बेहतर है। जब मानवीय रोहित को ये काम सौंपने के बारे में सोच रही थी, तभी उसे एक तेज सीटी सुनाई दी। तभी मानवी ने अपने कान के पास एक कान फोड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। यो सुंदरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मानवी के चमकदार सुनहरे बाल, नीलम जैसी आंखें और रिफाइंड अनोखा चेहरा स्वाभाविक रूप से आकर्षक था। इस जगह पर खूबसूरत लड़कियों का उत्पीड़न होना आम बात थी। मानवी ने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो उसे एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 3 युवक और चले आ रहे थे। आगे वाला हट्टा कट्टा आदमी जाहिर तौर पर एक फाइटर था और उसके पीछे वाले 3 युवक तीरंदाज और जादूगर थे। आसपास के लोग उसकी तरफ बिना देखे ही अपना काम करते रहे। जाहिर है, इस तरह की स्थिति पहले भी बहुत हो चुकी थी। महिला अंडरवर्ल्ड मेंबर, खासकर सुंदर लड़कियां, आमतौर पर साथी मेंबर के साथ ही आती थी। लड़कियां मेंबर्स का इस जगह पर अकेले आना ना समझी थी, जहां अच्छाई और बुराई एक साथ मिलकर रहती थी। लंबा और हट्टा कट्टा आदमी मानवी को बेशर्मी से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके पीछे खड़े नौजवानों में से कुछ बेबस, कुछ बेपरवाह लग रहे थे। कुछ लोगों ने तो इसे सामान्य बात मान लिया था। मानवी ने काम स्वीकार करते हुए डिटेल में कहा, तो तुम भी अंडरवर्ल्ड मेंबर हो? उसकी बात सुनकर वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो जानना चाहता था कि ये खूबसूरत लड़की किस अंडरवर्ल्ड गैंग से थी, इसलिए उसने पूछा, सुंदर छोटी लड़की, तुम हमारे अंडरवर्ल्ड गैंग आयरन ब्लड में शामिल क्यों नहीं हो जाती? हम निष्पक्ष रूप से आपस में सामान बांटते हैं और अगर कोई उपकरण तुम्हारे लेवल के अनुकूल होगा तो हम उसे प्राथमिकता देकर तुम्हें दे देंगे। लेकिन मानवी ने ठंडे स्वर में मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन यह स्पष्ट था कि लंबे और हट्टे कट्टे आदमी का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने आगे कहा, हमारा आयरन ब्लड गैंग देश का दूसरा सबसे बड़ा गैंग है। अगर तुम इसमें शामिल होती हो तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अरे हाँ, मैंने तो यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। लेकिन मानवी ने उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना सिर घुमाकर रोहित की तरफ देखा, जिसने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास चली गई। जब लंबे और मजबूत आदमी ने देखा कि मानवी उसे इग्नोर कर रही है, तो उसकी नजरें वहीं गई जहां वो देख रही थी और उसने एक हैंडसम नौजवान को वहां से आते हुए देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके पीछे खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। उन लोगों में से एक लड़के ने कहा, रोबिन, तुमने फिर से वही बेवकूफी भरी गलती कर दी यार। इन शब्दों का मतलब साफ था। रोबिन नाम का वो आदमी उन लड़कियों पर डोरे डालता था
जिनका पहले से कोई साथी नहीं होता था। हालांकि रॉबिन गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं किया और बस शर्मिंदगी से कहा, चूंकि तुम्हारे साथ कोई है इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर रॉबिन और उसका गैंग एक मिशन पर चल पड़े। लेकिन अब मानवी यही सोच रही थी कि वो कौन से गैंग के साथ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करेगी मानवी? क्या मानवी को कोई अपने गैंग में शामिल करेगा या मानवी किसके गैंग में शामिल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट यार जरूर से जरूर कर देना। और इस कहानी को अपने दोस्तों तक बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर भेज देना।